इस किताब में कुल 25 अध्याय हैं और हर अध्याय में एक खास ज्ञान छुपी हुई है। इस वीडियो में हम आपको पूरे 25 अध्याय का समरी बताएंगे, जिससे आपको इस किताब का असली अर्थ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, वित्तीय अनुबंध। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं और आपने अपने खेत में गेहूं बोया है। आपकी मेहनत, समय और भविष्य की उम्मीदें इसी फसल पर टिकी हैं। लेकिन क्या होगा अगर कटाई के समय गेहूं का दाम गिर जाए? इसी अस्थिरता से बचने के लिए वित्तीय अनुबंध का जन्म हुआ। यह अनुबंध दो पक्षों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जो भविष्य में किसी वस्तु, सेवा या संपत्ति को एक तय मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार या जिम्मेदारी देता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि किस तरह बायर्स और सेलर्स इन अनुबंधों के जरिए भविष्य की अनिश्चितताओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी और एक किसान एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बन सकते हैं, जहां फसल की कीमत पहले से तय हो जाती है। इससे दोनों पक्ष जोखिम को कम कर लेते हैं। लेखक यहां यह भी बताता है कि इन अनुबंधों का मूल्य कैसे तय होता है, कैसे उनकी पूर्ति होती है और सबसे जरूरी बात, कैसे यह पूरा सिस्टम वित्तीय ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर चलता है। मार्केट इंटेग्रिटी यानी बाजार की विश्वसनीयता यहां अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी पक्ष ने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की तो पूरा सिस्टम डगमगा सकता है। इसलिए ऐसे अनुबंधों में कानून, नियम और विनियमों की मजबूत नींव होती है। इस अध्याय को पढ़ते हुए एक बात साफ हो जाती है कि वित्तीय अनुबंध केवल जटिल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आम जीवन में जोखिम से बचने का एक सटीक और व्यावहारिक तरीका है। यह उन अनदेखे जोखिमों को कवर करता है जो कई बार आम इंसान की मेहनत पर भारी पड़ सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण कागज पर बना अनुबंध किसी की पूरी साल की कमाई को बचा सकता है? यही है वित्तीय अनुबंध की असली ताकत, भविष्य को थोड़ा और सुरक्षित बनाना। अध्याय 2, फॉरवर्ड मूल्य निर्धारण। फॉरवर्ड प्राइसिंग का मतलब है किसी चीज को भविष्य में खरीदने या बेचने की पहले से तय कीमत। यह समझौता दो लोगों के बीच होता है, बिना किसी एक्सचेंज के। लेकिन असली सवाल यह है, जब हमें नहीं पता भविष्य में कीमत क्या होगी, तो आज ही कीमत कैसे तय कर देते हैं? इसका जवाब छिपा है समय के मूल्य और जोखिम में। अगर आप किसी चीज को आज नहीं बल्कि 3 महीने बाद खरीदना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि उस समय तक उस चीज की कीमत में क्या बदलाव आ सकता है। फॉरवर्ड प्राइस इसी संभावना का संतुलन है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। इस अध्याय में बताया गया है कि फॉरवर्ड प्राइस कैसे तय किया जाता है। इसमें कई बातें जुड़ती हैं, जैसे कि वर्तमान कीमत, ब्याज दरें, डिविडेंड मिलने की संभावना और उस एसेट को रखने की लागत। एक उदाहरण लें, मान लीजिए सोने की कीमत आज 66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है और आपको 6 महीने बाद खरीदना है। अगर बैंक में ब्याज दर 6% है, तो उस हिसाब से फॉरवर्ड प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आप उस पैसे से अभी ब्याज कमा सकते थे। यह सब सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन इसका असल मकसद है जोखिम से बचाव और सही योजना बनाना। व्यापारी, निवेशक, किसान या कोई भी व्यक्ति सभी फॉरवर्ड प्राइसिंग से अपना भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर आपको पता हो कि 6 महीने बाद आपकी जरूरत की चीज कितने में मिलेगी, तो क्या आप बेहतर फैसले नहीं लेंगे? यही इस अध्याय की सीख है। फॉरवर्ड प्राइसिंग सिर्फ गणना नहीं, बल्कि विश्वास और तैयारी का तरीका है। अध्याय 3, अनुबंध की विशिष्टताएं और विकल्प से जुड़ी शब्दावली। जब आप किसी विकल्प अनुबंध यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक साधारण समझौता नहीं होता, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें हर बात स्पष्ट और निश्चित होती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें शामिल होती हैं और उन शब्दों का क्या मतलब है जिन्हें अक्सर सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। सबसे पहले आता है अनुबंध की विशिष्टता यानी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। इसमें यह तय होता है कि ऑप्शन किस संपत्ति जैसे स्टॉक या कमोडिटी पर आधारित है, कितनी मात्रा के लिए है, उसकी समाप्ति की तारीख क्या है और किस भाव पर वह खरीदा या बेचा जा सकता है। इन सभी चीजों को विस्तार से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से निवेशक को यह तय करने में मदद मिलती है कि वह सौदा फायदे का है या नहीं। अब बात करें ऑप्शन टर्मिनोलॉजी की। यहाँ कुछ खास शब्द आते हैं, जैसे कॉल और पुट।
कॉल ऑप्शन आपको किसी संपत्ति को भविष्य में खरीदने का अधिकार देता है, जबकि पुट ऑप्शन आपको बेचने का। स्ट्राइक प्राइस वह कीमत होती है जिस पर यह सौदा किया जा सकता है, और एक्सपायरेशन डेट वह दिन होता है जब यह अधिकार खत्म हो जाता है। इसके अलावा प्रीमियम वह राशि है जो ऑप्शन खरीदते समय चुकानी पड़ती है। इसे आप एक तरह की एडवांस फीस मान सकते हैं, जैसे आप टिकट खरीदते हैं लेकिन शो देखना आपकी मर्जी पर है। इसी तरह ऑप्शन भी एक अधिकार है, कोई जरूरी जिम्मेदारी नहीं। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि इन सभी शब्दों को समझे बिना ऑप्शन ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान जंगल में उतर जाना। ये शब्द केवल टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति के हिस्से हैं। जैसे जैसे पाठक इन शब्दों को समझता है, उसे एहसास होता है कि विकल्प बाजार सिर्फ जोखिम का खेल नहीं, बल्कि योजना, समझ और सही फैसले लेने की कला है। अध्याय 4, समाप्ति पर लाभ और हानि। कल्पना कीजिए कि आपने एक टिकट खरीदा है किसी शो के लिए, लेकिन आप उस शो में जाएंगे या नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि शो की तारीख आने तक आपकी दिलचस्पी बनी रहती है या नहीं। ऑप्शन अनुबंध भी कुछ ऐसा ही है। जब एक ऑप्शन एक्सपायर यानी समाप्त होता है, तभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि तब पता चलता है कि आपने फायदा कमाया या नुकसान उठाया। इस अध्याय में लेखक बड़ी सरलता से समझाता है कि जब कोई ऑप्शन अपनी अंतिम तारीख तक पहुंचता है, तब उसका मूल्य किस तरह से तय होता है। अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है और समाप्ति के दिन उस स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, तो आप फायदे में हैं। वहीं अगर स्टॉक की कीमत नीचे रह गई, तो आपका पूरा प्रीमियम डूब सकता है। इसी तरह पुट ऑप्शन में भी नियम उल्टा होता है। अगर संपत्ति की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाती है, तो पुट ऑप्शन मुनाफे में होता है, लेकिन अगर कीमत ऊपर चली गई तो पुट ऑप्शन बेकार हो जाता है। यानी ऑप्शन में मुनाफा या नुकसान सीधे इस बात पर निर्भर करता है कि मार्केट कहां पहुंचता है। यहां एक बहुत अहम बात यह भी सिखाई गई है कि ऑप्शन खरीदने वाला कभी ज्यादा नहीं कमाता। उसका नुकसान सिर्फ उस प्रीमियम तक सीमित होता है जो उसने शुरुआत में चुकाया था, लेकिन ऑप्शन बेचने वाला यानी राइटर अनलिमिटेड नुकसान उठा सकता है अगर बाजार उसकी उम्मीद के उलट चला जाए। इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमें सिर्फ ऑप्शन की तकनीकी जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे फैसले लेते हैं जहां नुकसान सीमित हो लेकिन फायदे की संभावना अनंत हो? समाप्ति पर लाभ और हानि सिर्फ एक वित्तीय अवधारणा नहीं है, यह एक मानसिकता है कि हम जोखिम को कैसे समझते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। अध्याय 5, सैद्धांतिक मूल्य निर्धारण मॉडल। जब हम किसी चीज की कीमत लगाते हैं, तो अक्सर यह हमारे अनुभव, उम्मीद और बाजार की स्थिति पर आधारित होती है। लेकिन ऑप्शन की दुनिया में सिर्फ अनुभव या अनुमान काफी नहीं होता। यहां जरूरत होती है एक ठोस गणितीय आधार की, जिसे कहा जाता है सैद्धांतिक मूल्य निर्धारण मॉडल। इस अध्याय में लेखक हमें उन गणितीय तकनीकों की गहराई से झलक देता है जो यह तय करती हैं कि किसी ऑप्शन की सही कीमत क्या होनी चाहिए। ऑप्शन की कीमत तय करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मॉडल है ब्लैक-शोल्स मॉडल। यह मॉडल मानता है कि बाजार में कुछ निश्चित स्थितियां हैं, जैसे ब्याज दर स्थिर है, स्टॉक की कीमतें लगातार चलती हैं और विकल्प के अंत तक कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता। इन मान्यताओं के आधार पर यह मॉडल एक फॉर्मूला के जरिए ऑप्शन की उचित कीमत निकालता है। यह मॉडल दिखाता है कि ऑप्शन की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि अंडरलाइंग एसेट की वर्तमान कीमत, स्ट्राइक प्राइस, समय की अवधि, ब्याज दरें और वोलेटिलिटी। विशेष रूप से वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि यही यह तय करता है कि भविष्य में कीमतें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। यहाँ लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देता है। जैसे कोई बीमा कंपनी आपके जीवन बीमा की कीमत आपकी उम्र, सेहत और आदतों को देखकर तय करती है, वैसे ही यह मॉडल ऑप्शन की कीमत को जोखिम के आधार पर आंकता है। यह हमें सिखाता है कि केवल बाजार की चाल नहीं, बल्कि उसकी अनिश्चितता ही असली खेल है। यह अध्याय दिखाता है कि अगर हमें ऑप्शन बाजार में समझदारी से खेलना है, तो हमें सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि गणित को भी समझना होगा। सैद्धांतिक मूल्य निर्धारण मॉडल केवल एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि वह चाबी है जो हमें बाजार की अनदेखी परतों को खोलने की शक्ति देता है। अध्याय 6, उतार चढ़ाव। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार की सबसे रहस्यमयी और डरावनी चीज क्या होती है? जवाब है वोलेटिलिटी।
यानी उतार चढ़ाव। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यही डरावनी चीज सबसे ज्यादा कमाई का जरिया भी बन सकती है। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि वोलेटिलिटी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक इशारा कि बाजार किस ओर जा सकता है और कितनी तेजी से। वोलेटिलिटी को दो हिस्सों में बांटा गया है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ये बताती है कि पिछले कुछ समय में स्टॉक ने कितनी हलचल दिखाई, यह हमें अतीत का आईना दिखाती है। दूसरी ओर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भविष्य की उम्मीदों को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि निवेशक आने वाले समय में कितनी हलचल की संभावना देख रहे हैं। ऑप्शन की कीमतों में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का सीधा असर होता है। जब बाजार को लगता है कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और ऑप्शन महंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ स्थिर लग रहा हो, तो ऑप्शन सस्ते हो जाते हैं। यानी वोलेटिलिटी एक तरह से बाजार की नब्ज है। जितनी तेज धड़कन, उतनी ज्यादा उम्मीदें और डर। लेखक हमें यह भी बताता है कि केवल वोलेटिलिटी को देखकर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। कई बार इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन असल में कुछ खास होता नहीं। ऐसे में ऑप्शन की कीमतें गिरने लगती हैं और ट्रेडर नुकसान में चला जाता है। इसलिए वोलेटिलिटी को समझना एक कला है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता है। जब सब डरे हुए हों, क्या आप उस डर को समझकर उसका फायदा उठा सकते हैं? वोलेटिलिटी को समझना मतलब बाजार की भावनाओं को पढ़ना, और जब आप भावनाओं को समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक रणनीतिक खिलाड़ी बन जाते हैं। अध्याय 7, जोखिम का माप। जब आप निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है, मैं कितना जोखिम ले सकता हूं? यही वो सवाल है जो हर निवेशक और ट्रेडर को एक दिन खुद से पूछना पड़ता है। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि जोखिम को मापने के लिए हमें केवल हिम्मत या भावना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ठोस और गणितीय उपायों की आवश्यकता होती है। सभी जोखिमों को मापने के लिए सबसे सामान्य तरीका है डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। इन चारों को मिलाकर एक ऐसा मापदंड बनता है जिसे ग्रीक्स कहा जाता है। डेल्टा यह बताता है कि ऑप्शन की कीमत स्टॉक की कीमत में बदलाव के साथ कितनी बदलती है। गामा यह दर्शाता है कि डेल्टा में कितनी तेजी से बदलाव हो सकता है। थीटा समय के साथ ऑप्शन की कीमत को कम करने के बारे में है, जबकि वेगा यह बताता है कि वोलेटिलिटी में बदलाव ऑप्शन की कीमत पर कैसे असर डालता है। यहां यह समझना जरूरी है कि हर निवेशक का जोखिम लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग अधिक जोखिम उठाकर बड़ी कमाई करने का सपना देखते हैं, तो कुछ लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए इन ग्रीक्स का उपयोग करके निवेशक यह तय कर सकते हैं कि वे कितना जोखिम ले सकते हैं और कितना नहीं। इसके अलावा जोखिम को मापने के लिए एक और महत्वपूर्ण मीट्रिक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों निवेश की अस्थिरता को मापते हैं। यदि किसी स्टॉक का मूल्य बहुत अधिक अस्थिर है, तो इसका मतलब है कि जोखिम अधिक है। इसका उपयोग इस बात का निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि निवेशक किसी विशिष्ट स्टॉक या ऑप्शन को चुनते समय कितने अस्थिरता, वोलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। इस अध्याय का एक मुख्य बिंदु यह है कि जब तक आप जोखिम को मापने और समझने में सक्षम नहीं होते, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। जोखिम मापने का अर्थ यह नहीं है कि आपको जोखिम से बचना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने निर्णयों को अधिक सटीक और तर्कसंगत बनाना चाहिए। अध्याय 8, डायनेमिक हेजिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव पर सवार हैं और समुद्र में हलचल होने लगी है। अब आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी नाव डूबे नहीं। आप जिस तरह से लहरों की दिशा और ताकत को समझकर अपनी नाव की दिशा बदलते हैं, ठीक वैसे ही वित्तीय बाजार में भी हमें अपने जोखिम को नियंत्रित करने के लिए डायनेमिक हेजिंग की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक हमें इस तकनीक के बारे में विस्तार से बताता है, जो हमें बाजार के उतार चढ़ाव के बीच सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। डायनेमिक हेजिंग एक सक्रिय जोखिम प्रबंधन तकनीक है, जिसमें समय समय पर अपने निवेश पोर्टफोलियो को बदलकर बाजार की हलचल से बचने का प्रयास किया जाता है। यह तब काम आता है जब बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन हो और ट्रेडर को अपने ऑप्शन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अपनी स्थिति को फिर से समायोजित करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने कोई कॉल ऑप्शन खरीदी है और स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ रही है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को इस बढ़ती कीमत से सुरक्षित रखने के लिए
कुछ और कॉल ऑप्शन खरीदने पड़ सकते हैं, या फिर आपको अपनी पोजीशन को पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है। इस तरह डायनेमिक हेजिंग आपको बाजार में किसी भी उतार चढ़ाव के बीच अपने जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह तकनीक एक निरंतर निगरानी की मांग करती है, क्योंकि बाजार में हर पल बदलाव हो सकता है। डायनेमिक हेजिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही निर्णय लेंगे, लेकिन यह आपको लचीलापन और अनुकूलन क्षमता देता है, ताकि आप बाजार की परिस्थिति के अनुसार अपने फैसले बदल सकें। लेखक यह भी बताते हैं कि डायनेमिक हेजिंग का सही उपयोग करने के लिए आपको बाजार की पूरी समझ और सही रणनीति की जरूरत होती है। यह सिर्फ जोखिम से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो आपके निवेश को हर तरह की अनिश्चितता से बचाने के लिए काम करता है। अध्याय 9, जोखिम का माप। वित्तीय बाजार में जोखिम हर जगह है, लेकिन उसे मापना और समझना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में लेखक यह समझाता है कि जोखिम को कैसे मापा जाता है और इसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। यदि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कितने जोखिम में हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले जोखिम मापने के लिए ग्रीक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीक्स ऑप्शन की कीमतों पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को मापने वाले महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं। इसमें डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा शामिल हैं। डेल्टा यह बताता है कि ऑप्शन की कीमत स्टॉक की कीमत में बदलाव के साथ कितनी बदलती है। गामा यह बताता है कि डेल्टा में कितनी तेजी से बदलाव हो सकता है। थीटा समय के साथ ऑप्शन की कीमत को घटने की दर को दर्शाता है, जबकि वेगा वोलेटिलिटी में बदलाव का प्रभाव बताता है। इसके अलावा जोखिम मापने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों एक स्टॉक की कीमत में आने वाली उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी को मापते हैं। अगर किसी स्टॉक की कीमत में तेजी से बदलाव हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में अधिक जोखिम है। इन सभी मापदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक यह जान सकें कि वे कितना जोखिम ले रहे हैं। जोखिम को मापने का तरीका यह नहीं है कि आपको उसे पूरी तरह से टालना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने निवेश निर्णयों को बेहतर तरीके से और अधिक जानकारी के साथ ले सकते हैं। अंत में जोखिम मापने का मतलब सिर्फ आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने निवेश को समझदारी से और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित कर सकें। अध्याय स्प्रेडिंग का परिचय। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण रणनीति है स्प्रेडिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जो एक ही समय में कई ऑप्शनों का उपयोग करके अपने जोखिम को कम करने और लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि स्प्रेडिंग कैसे काम करता है और इसे क्यों एक स्मार्ट रणनीति माना जाता है। स्प्रेडिंग का मतलब है कि एक साथ कई ऑप्शन खरीदना और बेचना। इसका उद्देश्य यह है कि आप एक ही समय में विभिन्न ऑप्शन पोजीशंस लेकर लाभ उठा सकते हैं, जबकि जोखिम को नियंत्रित करते हैं। यह एक प्रकार का जोखिम रहित व्यापार नहीं है, लेकिन यह जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। स्प्रेडिंग के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड। बुल स्प्रेड में ट्रेडर एक स्टॉक पर कॉल ऑप्शन खरीदता है और एक अन्य कॉल ऑप्शन बेचता है। यह रणनीति तब उपयोगी होती है जब ट्रेडर को स्टॉक की कीमत बढ़ने की उम्मीद होती है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका जोखिम सीमित रहे। बियर स्प्रेड तब काम आता है जब ट्रेडर को स्टॉक की कीमत गिरने का अनुमान होता है। एक कॉल ऑप्शन बेचा जाता है और दूसरा खरीदा जाता है। स्प्रेडिंग की मुख्य खूबी यह है कि यह निवेशक को अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बाजार में उतार चढ़ाव को भांपते हुए अपने निवेश पर एक निश्चित नियंत्रण रखना चाहते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताता है कि स्प्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक गहरी समझ और सही रणनीतियों की जरूरत होती है। केवल सही समय पर सही ऑप्शन का चुनाव करना ही नहीं, बल्कि एक संतुलित जोखिम प्रबंधन की रणनीति अपनाना भी आवश्यक है। अध्याय 11, वोलेटिलिटी स्प्रेड्स। जब हम वित्तीय बाजार की बात करते हैं, तो वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता एक अहम भूमिका निभाती है। इस अध्याय में लेखक वोलेटिलिटी स्प्रेड्स के बारे में बताता है, जो एक प्रभावी रणनीति है जिसका उपयोग
ऑप्शन ट्रेडर्स अपनी जोखिम को कम करने और संभावित लाभ को अधिकतम करने के लिए करते हैं। वोलेटिलिटी स्प्रेड्स का मतलब है दो ऑप्शन पोजीशंस के बीच वोलेटिलिटी के अंतर का फायदा उठाना। इसका उद्देश्य यह है कि आप ऑप्शन को एक समय पर खरीदते हैं और दूसरे समय पर बेचते हैं, जिससे वोलेटिलिटी के अंतर से लाभ प्राप्त किया जाता है। यह रणनीति खास तौर पर तब काम आती है जब ट्रेडर को लगता है कि बाजार में अस्थिरता, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, या फिर बाजार में वोलेटिलिटी में बदलाव की संभावना हो। इस रणनीति में ट्रेडर आमतौर पर दो ऑप्शन पोजीशंस बनाता है, एक लॉन्ग पोजीशन जो खरीदी जाती है और दूसरी शॉर्ट पोजीशन जो बेची जाती है। जब वोलेटिलिटी की कीमत में बदलाव आता है तो दोनों पोजीशन से अलग अलग लाभ और हानि होती है, और इसका इस्तेमाल ट्रेडर अपने लाभ के लिए करता है। वोलेटिलिटी स्प्रेड्स का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रणनीति कम जोखिम और स्थिर लाभ प्रदान करती है। यह तब अधिक प्रभावी होती है जब एक ऑप्शन का वोलेटिलिटी दूसरे ऑप्शन से अधिक हो, और इस अंतर का फायदा उठाकर आप अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। इस रणनीति में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वोलेटिलिटी स्प्रेड्स के इस्तेमाल से ट्रेडर को बाजार की अस्थिरता का एक बेहतर आकलन मिल सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि बाजार में कब और कैसे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, और इस प्रकार वे अपने निवेश के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताता है कि वोलेटिलिटी स्प्रेड्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको वोलेटिलिटी के सिद्धांतों और उनके प्रभावों को पूरी तरह से समझना चाहिए। अध्याय 12, बुल और बियर स्प्रेड्स। बुल और बियर स्प्रेड्स ऑप्शन ट्रेडिंग की दो प्रमुख रणनीतियां हैं जो विशेष रूप से उन ट्रेडर्स के लिए उपयोगी होती हैं जो बाजार की दिशा को लेकर कुछ विश्वास रखते हैं लेकिन जोखिम को नियंत्रित करना चाहते हैं। इस अध्याय में लेखक इन दोनों रणनीतियों को सरल तरीके से समझाता है और बताता है कि इनका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। बुल स्प्रेड उस स्थिति में काम आता है जब ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगी, लेकिन वह इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाता। इस रणनीति में ट्रेडर एक ऑप्शन को खरीदता है और दूसरा ऑप्शन बेचता है, जिसमें खरीदने वाले ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस कम होती है और बेचने वाले ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ज्यादा। इसका उद्देश्य यह होता है कि आप सीमित जोखिम में रहते हुए संभावित लाभ को बढ़ा सकें। जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो खरीदी गई ऑप्शन की कीमत बढ़ती है, जबकि बेची गई ऑप्शन की कीमत कम होती है। बेयर स्प्रेड उस स्थिति में उपयोगी होता है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक की कीमत गिरने वाली है। इसमें भी दो ऑप्शन की पोजीशन होती है, एक खरीदी जाती है और दूसरी बेची जाती है, लेकिन इस बार खरीदी गई ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होती है और बेची गई ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस कम। इसका उद्देश्य यह होता है कि ट्रेडर को गिरती कीमत से लाभ हो सके लेकिन जोखिम सीमित रहे। जब स्टॉक की कीमत गिरती है तो खरीदी गई ऑप्शन की कीमत बढ़ जाती है, जबकि बेची गई ऑप्शन की कीमत घटती है। इन दोनों स्प्रेड्स में मुख्य उद्देश्य जोखिम को कम करना है। इन रणनीतियों का फायदा यह है कि आप एक ही समय में दो ऑप्शन पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप एक सटीक बाजार अनुमान के बावजूद जोखिम कम कर सकते हैं। हालांकि इन रणनीतियों में लाभ सीमित होता है क्योंकि आप दोनों पोजीशनों के बीच की अंतर से ही फायदा उठा सकते हैं। यह अध्याय ट्रेडर्स को यह समझने में मदद करता है कि किस समय और परिस्थितियों में बुल और बियर स्प्रेड्स का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। अध्याय 13, जोखिम पर विचार। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जोखिम को समझना और नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में लेखक जोखिम के विभिन्न पहलुओं को समझाने की कोशिश करता है ताकि ट्रेडर अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सकें और बड़े नुकसान से बच सकें। ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बाजार का जोखिम, समय का जोखिम और वोलेटिलिटी का जोखिम। बाजार का जोखिम तब होता है जब बाजार की दिशा उस पर दांव लगाए गए ऑप्शन के विपरीत चलती है। इसके कारण निवेशक को नुकसान हो सकता है। समय का जोखिम या थीटा तब उत्पन्न होता है जब ऑप्शन का मूल्य समय के साथ घटता है, खासकर जब ऑप्शन की एक्सपायरी डेट के करीब होता है। समय के साथ ऑप्शन की कीमत घटती जाती है, जिससे ट्रेडर को नुकसान हो सकता है। वोलेटिलिटी का जोखिम या वेगा तब उत्पन्न होता है जब बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति बढ़ती है, जिससे ऑप्शन की कीमत प्रभावित होती है। इन जोखिमों के अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी जोखिम भी हो सकता है।
इसका मतलब है कि कभी-कभी आपको अपने ऑप्शन को जल्दी से बेचने या खरीदने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाजार में पर्याप्त खरीदार और विक्रेता नहीं होते। आपके ऑप्शन का मूल्य आपके मनचाहे समय पर न मिल सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण जोखिम है कॉल एंड पुट ऑप्शन के बीच असंतुलन। जब आप किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तो आप इसे एक प्रीमियम के रूप में खरीदते हैं। अगर बाजार आपके अनुमान के विपरीत चलता है तो आपको उस प्रीमियम का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जोखिम को सही तरीके से समझना और उसे नियंत्रित करना एक जरूरी कौशल है, जो एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक है। यह अध्याय ट्रेडर्स को जोखिम के बारे में जागरूक करता है और उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि कैसे वे अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अध्याय 14, सिंथेटिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में सिंथेटिक्स एक दिलचस्प और शक्तिशाली रणनीति है, जिसका उपयोग ट्रेडर बाजार में अपने जोखिम को कम करने और मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। सिंथेटिक पोजीशन एक तरह से दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस को मिलाकर एक नया ऑप्शन बनाना होता है, जो मूलतः किसी एक स्टॉक या सिक्योरिटी के जैसा होता है। इस अध्याय में लेखक सिंथेटिक्स की व्याख्या करता है और समझाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। सिंथेटिक पोजीशन बनाने का मुख्य उद्देश्य एक ऑप्शन की तरह लाभ उठाना है, लेकिन इसके लिए कम लागत पर पोजीशन बनाई जाती है। सिंथेटिक पोजीशन को बनाने के लिए आप कॉल और पुट ऑन ऑप्शन का उपयोग करते हैं और ये ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। उदाहरण के लिए सिंथेटिक लंबी पोजीशन, सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां ट्रेडर एक पुट ऑप्शन बेचता है और एक कॉल ऑप्शन खरीदता है। इससे ट्रेडर को स्टॉक के लंबी पोजीशन जैसी लाभ मिलने की संभावना होती है, जबकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं सिंथेटिक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए ट्रेडर एक कॉल ऑप्शन बेचता है और एक पुट ऑप्शन खरीदता है। यह पोजीशन शॉर्ट पोजीशन जैसी होती है और यह तब उपयोगी होती है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक की कीमत घटेगी। सिंथेटिक शॉर्ट पोजीशन में जोखिम भी सीमित होता है, लेकिन इसके लिए सही बाजार की दिशा और समय का अनुमान लगाना जरूरी होता है। सिंथेटिक्स के मुख्य लाभ में यह है कि यह ऑप्शन पोजीशंस को बनाने का एक वैकल्पिक तरीका है, जिससे ट्रेडर कम लागत में अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग करते समय यह समझना जरूरी है कि इस रणनीति में जोखिम भी मौजूद होता है, क्योंकि सिंथेटिक पोजीशन सही समय पर सही दिशा में न चलते हुए नुकसान दे सकती है। इस अध्याय में लेखक सिंथेटिक्स के उपयोग और लाभ के बारे में चर्चा करते हुए यह भी बताते हैं कि इस रणनीति को समझने और सही तरीके से लागू करने के लिए बाजार की गहरी समझ और अनुभव की आवश्यकता होती है। अध्याय 15, ऑप्शन आर्बिट्राज। ऑप्शन आर्बिट्राज एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग ट्रेडर तब करते हैं जब वे बाजार में मूल्य असंतुलन का फायदा उठाना चाहते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य बिना किसी जोखिम के लाभ कमाना है। आर्बिट्राज तब होता है जब एक ही वित्तीय उत्पाद की कीमत दो अलग-अलग बाजारों या परिसंपत्तियों में अलग-अलग होती है। इस स्थिति का लाभ उठाकर ट्रेडर निश्चित मुनाफे के लिए दो विपरीत पोजीशंस को खोला जाता है। ऑप्शन आर्बिट्राज की सबसे सामान्य रूप में स्पॉट और फ्यूचर बाजारों के बीच मूल्य अंतर का फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक के फ्यूचर अनुबंध की कीमत स्पॉट बाजार से कम है, तो ट्रेडर स्पॉट बाजार में स्टॉक खरीद सकते हैं और फ्यूचर अनुबंध बेच सकते हैं, जिससे मूल्य का अंतर उनके लिए लाभ का कारण बनता है। यह प्रक्रिया दोनों बाजारों के बीच मूल्य असंतुलन को खत्म करने का काम करती है। ऑप्शन आर्बिट्राज के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कवर कॉल आर्बिट्राज या कवर पुट आर्बिट्राज। इन रणनीतियों में एक ऑप्शन पोजीशन को दूसरे ऑप्शन पोजीशन के साथ जोड़कर मूल्य अंतर को लाभ में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, कवर कॉल आर्बिट्राज में ट्रेडर स्टॉक खरीदते हैं और उस पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं, जबकि कवर पुट आर्बिट्राज में स्टॉक को बेचकर पुट ऑप्शन खरीदी जाती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसमें जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि दो विपरीत पोजीशन खोली जाती हैं जो एक दूसरे को कवर करती हैं। हालांकि यह रणनीति काफी जटिल होती है और इसके लिए बाजार की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आर्बिट्राज से होने वाला मुनाफा बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह लाभकारी साबित हो सकता है। इस अध्याय में लेखक ऑप्शन आर्बिट्राज की तकनीक और इसके लाभ को समझाता है, साथ ही यह भी बताता है कि किस प्रकार ट्रेडर बाजार की असमानताओं का लाभ उठा सकते हैं बिना अधिक जोखिम के।
अध्याय 16 अमेरिकन ऑप्शंस का जल्दी प्रयोग। अमेरिकन ऑप्शंस का एक विशेष लाभ है कि इन्हें एक्सपायरी से पहले भी किसी भी समय निष्कासित एक्सरसाइज किया जा सकता है। इस अध्याय में लेखक इस बारे में बात करता है कि जब एक ट्रेडर अमेरिकी ऑप्शन का जल्दी प्रयोग करता है तो उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और कौन सी परिस्थितियां इसे सही बनाती हैं। अमेरिकन ऑप्शंस की विशेषता यह है कि आप इसे एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी समय निष्कासित कर सकते हैं, जबकि यूरोपियन ऑप्शंस को केवल एक्सपायरी डेट पर ही निष्कासित किया जा सकता है। जल्दी प्रयोग करने का निर्णय व्यापारिक रणनीतियों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब एक कॉल ऑप्शन के लिए स्टॉक की कीमत उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से अधिक हो जाती है तो एक ट्रेडर उसे जल्दी निष्कासित करने का निर्णय ले सकता है ताकि लाभ को तुरंत साकार किया जा सके। हालांकि जल्दी प्रयोग करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। यदि आप एक कॉल ऑप्शन का जल्दी प्रयोग करते हैं तो आप उस ऑप्शन की समय संबंधी कीमत, टाइम वैल्यू को खो देते हैं। ऑप्शन का मूल्य समय के साथ घटता है और यदि उसे जल्दी निष्कासित किया जाता है तो आप इस घटते मूल्य को खो देते हैं। यही स्थिति पुट ऑप्शंस के लिए भी लागू होती है, जहां जल्दी प्रयोग करने पर समय मूल्य का नुकसान हो सकता है। इसका एक और पहलू यह है कि जब आप ऑप्शन को जल्दी निष्कासित करते हैं तो आप संभावित लाभ को सीमित कर लेते हैं। यदि स्टॉक की कीमत और बढ़ती है तो आप अतिरिक्त लाभ से वंचित हो सकते हैं। इस कारण से जल्दी निष्कासन केवल तब किया जाता है जब स्थिति बहुत अनुकूल हो और जब आगे किसी अन्य संभावनाओं का लाभ लेने का अवसर न हो। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी ऑप्शंस के जल्दी प्रयोग की स्थिति को बेहतर समझा जा सकता है और कौन से बाजार संकेतक उस समय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। सही समय पर ऑप्शन का प्रयोग न केवल जोखिम को नियंत्रित करता है बल्कि आपको बाजार की परिस्थिति के अनुसार मुनाफा भी कमा सकता है। अध्याय 17 ऑप्शंस के साथ हेजिंग। हेजिंग वह रणनीति है जिसका उद्देश्य जोखिम को कम करना या नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन एक बेहतरीन उपकरण है जिसका उपयोग हेजिंग के लिए किया जाता है। इस अध्याय में लेखक ऑप्शंस का उपयोग जोखिम से बचने के लिए कैसे किया जा सकता है यह समझाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स को उनके निवेश पर संभावित नुकसान से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम आते हैं। हेजिंग का मूल उद्देश्य यह है कि किसी निवेश की कीमत में होने वाली अनिश्चितता से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक को खरीदा है और आपको डर है कि उसकी कीमत घट सकती है। ऐसे में आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन आपको अधिकार देता है कि आप स्टॉक को एक निश्चित मूल्य पर बेच सकें, भले ही स्टॉक की कीमत गिर जाए। इस प्रकार पुट ऑप्शन की खरीद से आपके नुकसान की सीमा तय हो जाती है, क्योंकि यदि स्टॉक की कीमत गिरती है तो ऑप्शन से प्राप्त लाभ आपकी हानि की भरपाई कर सकता है। इसके विपरीत, यदि आपने एक शॉर्ट पोजीशन ली है तो आप कॉल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने से आपको लाभ मिलता है अगर बाजार की दिशा आपके खिलाफ जाती है। इस प्रकार ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने निवेश की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और संभावित नुकसान को सीमित कर सकते हैं। हेजिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसे सही समय पर और सही तरीके से लागू करना होता है। कभी कभी हेजिंग की लागत अधिक हो सकती है और अगर बाजार की स्थिति आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं बदलती तो यह अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इसलिए हेजिंग का निर्णय लेते समय आपको न केवल बाजार की दिशा बल्कि इसके खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेखक इस अध्याय में यह समझाते हैं कि हेजिंग का सही उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी जोखिम सहनशीलता को समझते हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त ऑप्शन रणनीति अपनाते हैं। हेजिंग से आप न केवल अपने जोखिम को कम कर सकते हैं बल्कि यह आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि आप संभावित नुकसानों के लिए तैयार रहते हैं। अध्याय 18 ब्लैक-स्कोल्स मॉडल। ब्लैक-स्कोल्स मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे 1973 में फिशर ब्लैक, मायर-स्कोल्स और डेविड मुलर ने विकसित किया था। यह मॉडल विशेष रूप से यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शंस के मूल्य निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉडल का उद्देश्य यह समझना है कि किसी ऑप्शन का मूल्य, प्रीमियम, कैसे निर्धारित किया जाता है और इसके लिए किन किन तत्वों का ध्यान रखना होता है। ब्लैक-स्कोल्स मॉडल की गणना के लिए 6 महत्वपूर्ण मानक होते हैं: स्टॉक की वर्तमान कीमत, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, समय, टाइम टू मैच्योरिटी,
ऑप्शन की परिपक्वता, एक्सपिरेशन, स्टॉक की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। इन मानकों का उपयोग करते हुए मॉडल ऑप्शन के मूल्य का एक अनुमानित मूल्य देता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह पहली बार वित्तीय बाजारों में ऑप्शन की कीमतों का गणितीय तरीके से मूल्य निर्धारण करने का एक सरल और सटीक तरीका पेश करता है। यह मॉडल मानता है कि स्टॉक की कीमतें एक सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करती हैं और इसका उपयोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के मूल्य निर्धारण में किया जा सकता है। ब्लैक-स्कोल्स मॉडल की गणना में कुछ तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि अस्थिरता, वॉलेटिलिटी का अनुमान लगाना और ब्याज दरों के बदलाव को सही तरीके से लागू करना। इसके अलावा यह मॉडल केवल यूरोपियन ऑप्शंस के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये ऑप्शन केवल एक्सपायरी डेट पर निष्कासित किए जा सकते हैं, जबकि अमेरिकन ऑप्शंस को एक्सपायरी से पहले किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि ब्लैक-स्कोल्स मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह बाजार की जटिलताओं और वास्तविकता को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता। इसके बावजूद यह मॉडल निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए एक बुनियादी आधार प्रदान करता है, जिससे वे ऑप्शन के मूल्य का उचित अनुमान लगा सकते हैं और अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 19, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एक और महत्वपूर्ण तरीका है जिसका उपयोग ऑप्शन के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। यह मॉडल विशेष रूप से अमेरिकी ऑप्शंस के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन को एक्सपायरी से पहले भी किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है, जो ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के मुकाबले एक अधिक लचीला तरीका है। इस मॉडल को जॉन सी हिक्सन ने 1979 में विकसित किया था और यह एक कदम दर कदम प्रक्रिया पर आधारित है। बाइनोमियल मॉडल में स्टॉक की कीमत को एक छोटे समय अंतराल में बढ़ने या घटने की संभावना पर आधारित किया जाता है। इसका मतलब है कि समय को छोटे छोटे इंटरवल्स में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इंटरवल में स्टॉक की कीमत दो संभावनाओं में से एक, बढ़ना या घटना, पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया को बाइनोमियल लॉट्स कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: स्टॉक की वर्तमान कीमत, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और समय अवधि। बाइनोमियल मॉडल में हर समय बिंदु पर स्टॉक की कीमत के 2 संभावित मूल्य होते हैं, एक ऊपर की ओर अप और एक नीचे की ओर डाउन। इसके बाद इन संभावनाओं के आधार पर ऑप्शन के भविष्य मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रत्येक समय बिंदु पर दोहराया जाता है, जिससे हम स्टॉक की कीमत के सभी संभावित परिणामों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद इन परिणामों को वर्तमान में डिस्काउंट किया जाता है ताकि ऑप्शन का वास्तविक मूल्य प्राप्त किया जा सके। बाइनोमियल मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह अमेरिकी ऑप्शंस के लिए भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन को किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है, जबकि ब्लैक-स्कोल्स मॉडल केवल यूरोपियन ऑप्शंस के लिए सही होता है। इसके अलावा बाइनोमियल मॉडल बाजार की अस्थिरता और जोखिमों को बेहतर तरीके से दर्शाता है, जो इसे वास्तविक बाजार स्थितियों में अधिक उपयुक्त बनाता है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि बाइनोमियल मॉडल में अधिक समय अंतरालों और चरणों का उपयोग करने से मूल्य अधिक सटीक होता है, लेकिन इससे गणना की जटिलता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस मॉडल का उपयोग बड़ी संख्या में चरणों के लिए करना कुछ मामलों में समय साध्य हो सकता है। फिर भी यह ऑप्शन प्राइसिंग के लिए एक बेहद प्रभावी और बहुमुखी उपकरण है। अध्याय 20, वोलैटिलिटी रिविजिटेड। वोलैटिलिटी, जिसे अक्सर बाजार की अस्थिरता भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जो ऑप्शन के मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। इस अध्याय में लेखक वोलैटिलिटी की अवधारणा को फिर से विस्तार से समझाते हैं और यह बताते हैं कि कैसे वोलैटिलिटी ऑप्शन की कीमतों को प्रभावित करती है। वोलैटिलिटी को सामान्यतः 2 प्रकारों में बांटा जाता है: ऐतिहासिक वोलैटिलिटी, हिस्टोरिकल वोलैटिलिटी, और इम्प्लाइड वोलैटिलिटी, इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। ऐतिहासिक वोलैटिलिटी वह होती है जो किसी विशेष संपत्ति की कीमतों के अतीत में उतार चढ़ाव के आधार पर मापी जाती है। वहीं इम्प्लाइड वोलैटिलिटी वह होती है जो वर्तमान ऑप्शन की कीमत से अनुमानित की जाती है, और यह बाजार में भविष्य में संभावित उतार चढ़ाव का अनुमान है। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि इम्प्लाइड वोलैटिलिटी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाजार की भावनाओं और जोखिमों को दर्शाती है। यदि इम्प्लाइड वोलैटिलिटी उच्च होती है,
तो ऑप्शन की कीमत भी उच्च होगी, क्योंकि बाजार में अधिक अस्थिरता और जोखिम की संभावना होगी। इसके विपरीत कम वोलेटिलिटी का मतलब है कि बाजार स्थिर है और ऑप्शन की कीमतें भी कम होंगी। लेखक इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि वोलेटिलिटी का सही अनुमान लगाने के लिए ट्रेंड्स और पैटर्न्स का अध्ययन आवश्यक है। कभी-कभी बाजार में वोलेटिलिटी अचानक बढ़ जाती है, जैसे किसी महत्वपूर्ण समाचार या इवेंट के कारण। ऐसी स्थितियों में ट्रेडर्स और निवेशक अपनी रणनीतियों को तदनुसार बदलते हैं, ताकि वे अपनी संभावित हानियों को कम कर सकें। इस अध्याय में वोलेटिलिटी की भूमिका को विस्तार से समझाने के बाद लेखक यह बताते हैं कि वोलेटिलिटी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसका उपयोग न केवल ऑन ऑप्शन के मूल्य निर्धारण में, बल्कि जोखिम प्रबंधन और हेजिंग रणनीतियों में भी किया जाता है। सारांश में वोलेटिलिटी केवल एक गणनात्मक मूल्य नहीं है, बल्कि यह बाजार की भावना और संभावित जोखिमों को दर्शाती है। इसे समझना और सही तरीके से लागू करना निवेशकों को उनके फैसलों में बेहतर दिशा प्रदान कर सकता है। अध्याय 21, पोजीशन एनालिसिस। पोजीशन एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह समझने में मदद करता है कि किसी विशेष ऑप्शन पोजीशन में निवेशक के जोखिम और लाभ का क्या अनुमानित रूप होगा। इस अध्याय में लेखक पोजीशन एनालिसिस की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार की पोजीशन में बाजार की गतिशीलता को समझा जा सकता है। एक ऑप्शन पोजीशन में आमतौर पर दो पक्ष होते हैं, खरीद लॉन्ग और बेच शॉर्ट। जब आप किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपको ऑप्शन के लाभ में भाग लेने का अधिकार मिलता है, जबकि जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आप उस ऑप्शन की जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन उठाते हैं। पोजीशन एनालिसिस में इन दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाभ और हानि की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। लेखक इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि पोजीशन एनालिसिस के दौरान जोखिम को सही तरीके से मापना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय लेने में मदद करता है कि कौन सी पोजीशन को चुना जाए और किस स्थिति में उसे बदला जाए। पोजीशन एनालिसिस के दौरान निवेशकों को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न घटनाओं जैसे स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्याज दरों में बदलाव और वोलेटिलिटी के प्रभाव से उनके ऑप्शन पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा पोजीशन एनालिसिस में ट्रेंड्स और पैटर्न्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि निवेशक पहले से ही एक पोजीशन में हैं, तो उन्हें यह समझने की आवश्यकता होती है कि किसी विशेष बदलाव से उनकी पोजीशन पर क्या असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो यह उनकी पोजीशन के लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है। इस अध्याय के अंत में लेखक पोजीशन एनालिसिस के महत्व को रेखांकित करते हैं और यह बताते हैं कि यह ऑप्शन ट्रेडिंग को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाता है। सही पोजीशन एनालिसिस से निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और संभावित लाभ को बढ़ा सकते हैं, जो उनके निवेश निर्णयों को बेहतर और अधिक लाभकारी बनाता है। अध्याय 22, स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसे क्षेत्र में ले जाते हैं जहां ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मेल होता है। स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। स्टॉक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स एक बेंचमार्क होता है जो पूरे बाजार की स्थिति को दर्शाता है। जब आप इन इंडेक्स पर फ्यूचर्स या ऑप्शंस खरीदते या बेचते हैं तो आप किसी एक स्टॉक पर नहीं, बल्कि पूरे बाजार या उसके एक हिस्से पर दाम लगा रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस व्यक्तिगत स्टॉक्स की तुलना में कम जोखिम वाले माने जाते हैं, क्योंकि इनमें एक ही कंपनी पर नहीं, बल्कि एक समूह पर आधारित रुझान होता है। ये उपकरण खासकर हेजिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बाजार गिरने वाला है, तो आप इंडेक्स ऑप्शन को बेचकर या पुट ऑप्शन खरीदकर अपने पूरे पोर्टफोलियो को सुरक्षित कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि इन इंडेक्स ऑप्शंस की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक अलग हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में कई स्टॉक्स शामिल होते हैं, इसलिए इसकी वोलेटिलिटी और मूवमेंट का स्वरूप भी अलग होता है। इसी कारण से इन पर आधारित ऑप्शंस और फ्यूचर्स का व्यवहार भी थोड़ा अलग होता है। स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस का एक अन्य फायदा यह है कि यह निवेशकों को व्यापक आर्थिक ट्रेंड्स के आधार पर ट्रेड करने का मौका देता है। यदि किसी को लगता है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में तेजी आएगी, तो वह बैंकिंग इंडेक्स ऑप्शंस का उपयोग कर सकता है, बजाय इसके कि वह हर बैंक का स्टॉक अलग से खरीदे।
लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि इन टूल्स का सही उपयोग तभी संभव है जब निवेशक मार्केट के रुझानों, वोलेटिलिटी और इंडेक्स मूवमेंट की समझ रखते हों। यह अध्याय निवेशकों को यह सिखाता है कि कैसे वे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और बड़े स्तर पर सोचते हुए ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं। अध्याय 23, मॉडल्स और वास्तविक दुनिया। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम चाहे कितने भी सटीक और गणनात्मक मॉडल बना लें, लेकिन वास्तविक दुनिया उनसे हमेशा थोड़ी अलग ही होती है। ऑप्शन प्राइसिंग के लिए बने थ्योरेटिकल मॉडल जैसे ब्लैक शोज या बिनोमियल मॉडल गणितीय रूप से तो बहुत सटीक लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें हकीकत में इस्तेमाल करते हैं तो कई बार नतीजे वैसा प्रदर्शन नहीं करते जैसा हमने सोचा होता है। लेखक समझाते हैं कि मॉडल एक मान्यता, असम्पशन पर आधारित होते हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी स्थिर रहेगी, मार्केट लगातार चलता रहेगा, कोई बड़ी असामान्यता नहीं आएगी। लेकिन असली बाजार में वोलेटिलिटी अचानक बदल सकती है, मार्केट में गैप आ सकते हैं और इमोशनल ट्रेडिंग से चीजें अनपेक्षित हो सकती हैं। यही अंतर एक अच्छे ट्रेडर और एक सिर्फ गणना पर भरोसा करने वाले ट्रेडर के बीच फर्क करता है। मॉडल्स का काम हमें दिशा दिखाना होता है, लेकिन आंख बंद करके उन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। लेखक इस अध्याय में उदाहरणों के जरिए बताते हैं कि कैसे बड़े फाइनेंशियल संस्थानों ने सिर्फ मॉडल्स पर भरोसा करके भारी नुकसान उठाया। एक केस में एक फर्म ने वोलेटिलिटी को स्थिर मानकर भारी पोजीशन बनाई, लेकिन असल में बाजार की दिशा बदल गई और उस पूरी पोजीशन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में इंसानी समझ, अनुभव और सेंसिटिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि कोई गणितीय फॉर्मूला। लेखक कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो है जो मॉडल का उपयोग करता है, लेकिन यह भी जानता है कि कब मॉडल को छोड़कर अपने अनुभव और मार्केट की पल पल की धड़कन पर भरोसा करना है। इस अध्याय का सार यही है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच संतुलन बनाना। मॉडल्स हमारे हथियार हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो हमें अपने विवेक और समझदारी से ही जीतनी होती है। यही समझ एक साधारण निवेशक को एक स्मार्ट और सफल निवेशक बना सकती है। अध्याय 24, वोलेटिलिटी स्क्यूज। इस अध्याय में लेखक हमें एक दिलचस्प और अक्सर अनदेखे पहलू से रूबरू कराते हैं, वोलेटिलिटी स्क्यूज। जब कोई ट्रेडर पहली बार ऑप्शन की कीमतें देखता है तो वह यह सोच सकता है कि हर स्ट्राइक प्राइस के लिए इंप्लाइड वोलेटिलिटी समान होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। बाजार में अलग अलग स्ट्राइक्स के ऑप्शंस की वोलेटिलिटी अक्सर अलग अलग होती है। इसे ही वोलेटिलिटी स्क्यू कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि वोलेटिलिटी स्क्यूज क्यों होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है मार्केट का डर और उम्मीदें। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में गिरावट की संभावना ज्यादा है तो उसके पुट ऑप्शंस की वोलेटिलिटी कॉल ऑप्शंस से अधिक होगी। इसका कारण है डिमांड। निवेशक पुट ऑप्शंस खरीदकर नीचे की सुरक्षा चाहते हैं, जिससे उनकी कीमत और वोलेटिलिटी दोनों बढ़ जाती है। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि स्क्यूज की जानकारी कैसे एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए फायदेमंद हो सकती है। यदि कोई स्ट्राइक सस्ते वोलेटिलिटी पर उपलब्ध है तो वहां ट्रेड करने से संभावित लाभ बढ़ सकता है। यानी वोलेटिलिटी स्क्यू न केवल बाजार की भावना दिखाता है, बल्कि एक रणनीतिक अवसर भी प्रस्तुत करता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण में लेखक दिखाते हैं कि कैसे दो स्ट्राइक प्राइस पर एक ही स्टॉक के ऑप्शंस की कीमत में बड़ा अंतर हो सकता है, जबकि उनकी वैल्यू थ्योरेटिकली बराबर होनी चाहिए। यह अंतर ट्रेडर्स को ऐसे स्प्रेड बनाने का मौका देता है जहां रिस्क कम हो और रिटर्न का अंदाजा बेहतर लगे। अध्याय का संदेश बहुत साफ है, सिर्फ ऑप्शन प्राइस ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी वोलेटिलिटी और उसकी दिशा को भी समझो। जब आप वोलेटिलिटी स्क्यूज को समझ लेते हैं तो आप उस अनदेखे डेटा को पढ़ पाते हैं जो बाकी ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। यही समझ आपको साधारण से असाधारण बना सकती है और यह अध्याय आपको उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है। अध्याय 25, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इस अध्याय में लेखक हमें ऑप्शन मार्केट की एक और दिलचस्प और आधुनिक दिशा की ओर ले जाते हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में। जब हम आमतौर पर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कीमतों और उनकी दिशा पर होता है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो कीमत की दिशा से ज्यादा उसकी अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी पर दांव लगाते हैं, और ऐसे ही ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं।
वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग ट्रेडर्स मार्केट की भविष्य की अस्थिरता पर सट्टा लगाने के लिए करते हैं। इन्हें आप डायरेक्ट वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग का माध्यम मान सकते हैं। लेखक बताते हैं कि YX वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे इंडेक्स के जरिए निवेशक इस बात पर दाम लगा सकते हैं कि भविष्य में बाजार कितना अशांत या शांत रहने वाला है। विक्स को आमतौर पर डर का इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि जब यह बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में डर और अनिश्चितता ज्यादा है। इस अध्याय में लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने महसूस किया कि अगले कुछ हफ्तों में कोई बड़ा इवेंट जैसे चुनाव, नतीजे, युद्ध आदि मार्केट में उथल पुथल ला सकता है। अब आप चाहें तो स्टॉक्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वॉलेटिलिटी पर दाम लगाना चाहते हैं तो आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी भविष्यवाणी सही होती है और वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आप बिना किसी स्टॉक को छुए भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में जोखिम कम नहीं होता, बल्कि यह और जटिल हो सकता है, क्योंकि इसमें समय का बड़ा रोल होता है और कई बार वॉलेटिलिटी बढ़ने के बावजूद आपको नुकसान हो सकता है अगर आपने टाइमिंग गलत चुनी हो। इस अध्याय का सार यही है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स अनुभवी और सतर्क ट्रेडर्स के लिए एक ताकतवर उपकरण हो सकते हैं, जो न केवल उनकी रणनीतियों को विस्तार देते हैं, बल्कि उन्हें बाजार की गहराई तक समझने में भी मदद करते हैं। लेकिन इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि भावनाएं और परिस्थितियों को भी पढ़ना जानते हैं। अंतिम विचार, आफ्टरवर्ड अ फाइनल थॉट। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की इस रोमांचक यात्रा को पूरा करते हैं तो एक गहरी समझ सामने आती है। यह केवल आंकड़ों, ग्राफ्स और गणनाओं की दुनिया नहीं है। यह एक मानसिक खेल है, एक ऐसा सफर जो धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। इस किताब के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि बाजार से केवल पैसे नहीं, बल्कि समझदारी भी अर्जित करनी चाहिए। हर एक सौदा सिर्फ लाभ का मौका नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर है। लेखक का आखिरी संदेश बड़ा ही सरल लेकिन गहरा है। आप कितने भी टूल्स सीख लें, कितने भी मॉडल समझ लें, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। डर, लालच, जल्दबाजी, ये सभी नुकसान के मुख्य कारण हैं। ट्रेडिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी, और इसमें संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं होता, हर वॉलेटिलिटी एक अवसर नहीं होती और हर भविष्यवाणी सच नहीं होती। लेकिन एक बात तय है, अगर आप लगातार सीखते रहें, अनुशासित रहें और अपने अनुभवों से सीखते जाएं, तो ऑप्शन मार्केट आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी सिखा सकता है। परिशिष्ट ए, ऑप्शन शब्दावली, ग्लॉसरी ऑफ ऑप्शन टर्मिनोलॉजी। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कई बार ऐसे शब्द सामने आते हैं जो शुरुआती लोगों के लिए जटिल लग सकते हैं। इस भाग में लेखक ने ऑप्शन की भाषा को सरल बनाया है। जैसे कि कॉल ऑप्शन का मतलब है एक ऐसा विकल्प जो किसी को भविष्य में कोई एसेट एक निश्चित कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है, जबकि पुट ऑप्शन उस एसेट को बेचने का अधिकार देता है। स्ट्राइक प्राइस, एक्सपिरेशन डेट, प्रीमियम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी जैसे शब्दों को बहुत ही सरल उदाहरणों से समझाया गया है। परिशिष्ट बी, कुछ जरूरी गणित, सम यूजफुल मैथ। इस भाग में लेखक हमें उन बेसिक गणनाओं से रूबरू कराते हैं जो हर ट्रेडर को आनी चाहिए, जैसे रेट ऑफ रिटर्न यानी निवेश पर मिलने वाला रिटर्न कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी बातें जो वॉलेटिलिटी को समझने में मदद करती हैं, उन्हें आसान भाषा और उदाहरणों से बताया गया है। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग की बुनियादी गणना को समझकर अपने फैसले बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये थे इस किताब के 25 अध्याय जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो एक बात निश्चित है, आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। आपके अंदर कुछ बदला है। वो सोच जो अब तक बाजार से डरती थी, आज सवाल पूछ रही है, अगर मैं समझदारी से सोचूं, रिस्क को मापूं और सही समय पर सही फैसले लूं, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता। इस सफर में हमने वॉलेटिलिटी को दुश्मन नहीं, एक दोस्त की तरह देखा। ऑप्शंस को जुए की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक टूल की तरह समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने सीखा कि पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है सही सोच, धैर्य और जानकारी।
कितनी बार आपने एक मौके को सिर्फ इसलिए गंफा दिया क्योंकि आपको डर था? कितनी बार आपने सुना कि यह आपके बस की बात नहीं, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह सब मिथक थे, क्योंकि आपके पास अब वो नजरिया है जो बड़े इन्वेस्टर्स को आगे ले जाता है। समझदारी से लिया गया हर फैसला एक निवेश है। शायद अभी आपके पास लाखों का पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन